केमिस्ट्री मेथड में आपका स्वागत है। हम कल लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन श्वसन मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव श्वसन के अंतर्गत हमने आपको जो श्वसन तंत्र है उसका चित्र जो था, स्ट्रक्चर था, वो बनाया था। और उसके अलावा हमने जो श्वसन तंत्र, जो श्वसन की क्रिया है वो जिसके द्वारा, बॉडी के जिस पार्ट के द्वारा होती है उसका डायग्राम बनाया था। उसमें हमने बताया था कि आपको श्वसन तंत्र में दो फेफड़े होते हैं, ठीक है ना, जिनके द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है, ठीक है ना। उसके अलावा फेफड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दो होते हैं, एक छोटा होता है, एक जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, वो छोटा होता है, और राइट वाला जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाले में क्या होता है कि जो हार्ट है वहां पर स्थित होता है, जिसकी वजह से उसका जो शेप है वो छोटा हो जाता है। तो देखो आज हम श्वसन तंत्र में, मानव श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो श्वसन की क्रियाविधि, श्वसन की क्रियाविधि। क्रियाविधि है श्वसन की क्रिया, ठीक है ना। तो एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, कल मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि श्वसन क्रिया में इस तरह से मैंने कल आपको डायग्राम बताया था जिसमें लंग्स का स्ट्रक्चर बनाया था, और उसके अलावा इस तरह से लंग्स का स्ट्रक्चर बताया था। और जो लंग्स का स्ट्रक्चर में इस तरह से हमने दो लंग्स बनाए थे, ठीक है। इसमें लंग्स के चारों तरफ हमने एक आवरण बनाया था, फुफ्फुस आवरण, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने कल इस तरह से आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। तो अब क्रियाविधि में हम क्या पढ़ेंगे कि जो श्वसन की क्रिया है वो किस तरह से होती है। श्वसन की क्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो मेनली दो चरणों में, टू स्टेप्स में होती है। फर्स्ट जो श्वसन की क्रियाविधि दो चरणों में संपन्न होती है। दो चरणों में संपन्न होती है, यानी कि 2 स्टेप्स इसको लगते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है? फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है निःश्वसन, या इसको कहेंगे हम निःश्वसन, या इसको कहेंगे हम इंस्पिरेशन, ठीक है। निःश्वसन या इंस्पिरेशन। अब देखो निःश्वसन या इंस्पिरेशन में क्या होता है कि जैसे ही ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन के श्वसन तंत्र में ह्यूमन के द्वारा जब सांस अंदर ली जाती है या वायु या ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो वायु होती है वो नेजल पोर जो होते हैं वहां से होती हुई, यानी कि नासा छिद्रों से होती हुई नासा गुहा के अंदर पहुंचती है, और नासा गुहा
नासा छिद्रों से यहाँ से एंटर हुई, नासा गुहा तक पहुंचती है और नासा गुहा से श्वसन मार्ग में होती हुई यानी कि श्वास नली में होती हुई, श्वास नली में होती हुई कहाँ पर पहुंच जाती है? श्वास नली में होती हुई श्वसनी तक पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो ये चित्र मैंने कल आपको बता दिया था कि इसमें क्या होता है, जो वायु होती है O2 होती है वो नासा छिद्र के द्वारा नासा गुहा में पहुंचती है, नासा गुहा से नासा जो ग्रसनी होती है वहां पर पहुंचती है और उसके अलावा नासा ग्रसनी से कहाँ पर पहुंचती है, जो एपिग्लोटिस होती है वो ग्लोटिस के ऊपर ढक्कन होता है, जैसे ही यहाँ तक आती है जो एपिग्लोटिस है वो ढक्कन जो होता है ग्लोटिस के ऊपर वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है और जो वायु होती है वो एंटर हो जाती है अंदर श्वास नली में। श्वास नली से जो श्वसनी होती है उनके अंदर आती है या ब्रोंकाई के अंदर आती है और ब्रोंकाई से होती हुई कहाँ पर पहुंच जाती है, ब्रोंक्यूल्स में पहुंच जाती है। ठीक है ना। ब्रोंक्यूल्स से क्या होता है, जो वायु होती है या O2 होती है वो किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो ये आपकी जो निश्वसन की क्रिया है, निश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का निश्वसन की क्रिया के द्वारा यानी कि ऑक्सीजन का अंदर लेना, हमारी श्वसन की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का अंदर लेना क्या कहलाता है, निश्वसन कहलाता है। ठीक है। अब निश्वसन में क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, लेते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो हमारी वक्षीय गुहा होती है, वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। अब वक्ष गुहा का आयतन क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो वायु है अंदर आती है और अंदर आके कूपिकाओं, फेफड़ों में उपस्थित कूपिकाओं में जब प्रवेश करती है तो उस समय प्रवेश करने के समय पे क्या होता है, ये कूपिकाएं फूल जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का आयतन बढ़ता है। जब फेफड़े फूलते हैं, फेफड़े क्या होते हैं, लंग्स क्या होते हैं, लंग्स एक थैली, पॉलीथीन या थैली के समान स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही इनमें हवा बढ़ती है या वायु या O2 बढ़ती है, वैसे ही क्या होता है, जो हमारी वक्ष गुहा होती है उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। अब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा तो क्या होगा, ये जो तनुपुट होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं, वो तनुपुट कैसा हो जाता है, संकुचित हो जाता है। तनुपुट जो होता है, यह है तनुपुट संकुचित हो जाता है। जैसे ही वायु अंदर आती है, अंदर आने के साथ में तनुपुट संकुचित होता है। संकुचित होने पर जो इंट्राकॉस्टल मसल्स होती हैं या अंतर परशुक जो पेशियां होती हैं वो भी कैसी होती है, वो भी संकुचित होती है। ठीक है। तो अंतर परशुक पेशियां या इंटरकॉस्टल मसल्स तथा डायफ्राम, ये दोनों जैसे ही वायु एंटर होती है वैसे ही ये दोनों कैसे हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। और संकुचन के साथ ही जो हमारी वक्ष गुहा होती है उसका आयतन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, तो देखो सबसे पहले जब वायु अंदर कैसे जाती है वो मैंने बताया था आपको कि जो वायु है वो अधिक सांद्रता से अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर गमन करती है। ठीक है। तो जब फेफड़ों के अंदर वायुदाब कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बाह्य वातावरण होता है, बाह्य वातावरण उसका जो वायुदाब है वो अधिक होता है। तो वायु क्या करेगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही वायु नासा छिद्रों के द्वारा होती हुई और ट्रैकिया या श्वास नली में होती हुई कहाँ पहुंचती है, जो वायु कोश होते हैं वहां पर पहुंचती है। क्यों पहुंचती है, क्योंकि बाह्य वातावरण का जो वायुदाब है वो अंदर के वायुदाब से कम है। तो वायु अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ एंटर करती है या फिर गति करती है। तो जब अंदर का वायुदाब कम होता है उस कंडीशन में बाहर का वायुदाब अधिक होता है। तो वायु जो होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है और जब प्रवेश करती है तो क्या होता है, जैसे ही हम अंदर सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाती है,
वैसे ही जो तनुपुट या जो डायफ्राम होता है वो सिकुड़ जाता है, और उसके साथ ही जो अंतरापरशु पेशियां होती है जो हमारी वक्ष गुहा के अंदर, वो अंतरापरशु पेशियां इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो संकुचित होना स्टार्ट कर देती हैं और संकुचित हो जाती है। उस कंडीशन में वायु जो होती है वो तब तक अंदर प्रवेश करती है जब तक बाहर का और अंदर का, यानी कि बाह्य वातावरण का और अंदर लंग्स का जो वायु दाब है वो समान नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो जब तक वायु तब तक क्या होती है, अंदर प्रवेश करती रहती है, ठीक है। जैसे ही इन दोनों का, बाहर का और यहाँ का लंग्स का और बाह्य वातावरण का जो वायु दाब है वो सेम हो जाता है, उस कंडीशन में वायु अंदर आना रुक जाती है। और उसके बाद में देखो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो होती है वो इन कूपिकाओं के माध्यम से रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश कर जाती है। अब रुधिर वाहिकाओं में जब प्रवेश करेगी तो कूपिकाओं के माध्यम से कैसे करेगी, कि देखिए जैसे मान लीजिए ये कूपिका है, कूपिका है, और कूपिका जो होती है डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है किसके, रुधिर वाहिनियों के, ठीक है, ये रुधिर वाहिनी है। तो क्या होगा, यहाँ पर कूपिका के अंदर वायु आ गई, कूपिका वायु से या O2 से भर गई। जिस टाइम पर O2 की मात्रा इस कूपिका के अंदर ज्यादा है, यानी कि इसका दाब जो है वो कूपिका के अंदर ज्यादा है, तो वायु जो गति कर रही है वो कौन सी विधि के द्वारा करती है, विसरण की विधि के द्वारा। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन अधिक सांद्रता से, जब ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ ज्यादा है और रुधिर वाहिनियों में कम है, तो जो ऑक्सीजन है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगी, यानी कि कूपिकाओं से इन रुधिर वाहिनियों में एंटर कर जाएगी, ठीक है। और जब उस टाइम पर क्या होगा, यहाँ रुधिर वाहिनियों में क्या CO2 होगी, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी रुधिर वाहिनियों में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, CO2 बाहर निकालती हैं, ऑक्सीजन को तो यूज में ले लेती है और CO2 जो है वो बाहर निकालती है। तो यहाँ रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या होता है, जो CO2 है उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। तो वही नियम लागू होगा दोनों पर, कौन सा, वही विसरण का नियम, कौन सा, विसरण का नियम। तो विसरण के नियम के अनुसार जो वायु है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करेगी। तो इस टाइम पर रुधिर वाहिनियों में किसकी सांद्रता ज्यादा है, CO2 की। तो उस कंडीशन में जो CO2 है वो कहां पर आ जाएगी, कूपिकाओं के अंदर। जब कूपिकाओं के अंदर वायुदाब जो है किसका, CO2 का बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में जो CO2 है वो कहां पर जाना स्टार्ट कर देगी, बाहर की साइड में जाना स्टार्ट कर देगी। यानी कि कूपिकाओं में जब वायु CO2 आती है तो उस कंडीशन में कूपिकाओं में CO2 का जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है, उच्च हो जाती है, और उस कंडीशन में ये जो CO2 है वो कूपिकाओं या एल्वेलाई से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, एल्वेलाई से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई से ट्रेकिया में होती हुई जो नासाग्रसनी है, नासाग्रसनी से नासा गुहा या नेजल कैविटी में होती हुई नेजल कॉल के थ्रू बाहर निष्कासित कर दी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया गैसों का आदान प्रदान, कहाँ, कूपिका से रुधिर वाहिनी और रुधिर वाहिनियों से कूपिका के अंदर। अब देखिए, अब निःश्वसन की क्रिया में क्या हुआ कि जैसे ही वायु यहाँ पर गई, निःश्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का अंदर लेना निःश्वसन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो वायु, जो हमारे फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं, तो वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, तनुपुट जो होता है वो संकुचित हो जाता है, और इसके साथ में ही इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो भी संकुचित हो जाती हैं, और उस टाइम पर वक्षगुहा का आयतन बढ़ने की वजह से जो O2 अंदर एंटर हुई है उसकी वजह से वक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, निःश्वसन की क्रिया। तो निःश्वसन में हम क्या लिखेंगे, एक तरह से ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया के द्वारा, श्वसन की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का अंदर लेना क्या कहलाता है, निःश्वसन।
कहलाता है। अब देखिए, अगर निःश्वसन की क्रिया को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम शो करते हैं तो उसको कैसे शो करेंगे, इस तरह से कि सबसे पहले जो वायु है वो कहाँ पर प्रवेश करेगी, नासा छिद्रों में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वायु नासा छिद्रों में या नासापोर में प्रवेश करेगी, नासा छिद्रों में, जिसको क्या कहेंगे, नासापोर, यहाँ पर जोड़ते हैं। ठीक है, सभी जानते हो। उसके बाद में जो वायु है वो कहाँ पर जाएगी, नासा गुहा में, नासा गुहा। उसके बाद में जो वायु है वो नासा ग्रसनी में या नेजल कैविटी के बाद में नेजोफेरिंग्स में, नासा ग्रसनी में एंटर करेगी। उसके बाद में जो वायु है नासा ग्रसनी से होती हुई कहाँ जाएगी, ट्रैकिया या श्वास नली में एंटर करेगी। उसके बाद में जो O2 है वो श्वास नली से होती हुई कहाँ पर जाएगी, श्वसनी में जाएगी। कहाँ जाएगी, श्वसनी के अंदर या श्वसनियों के अंदर जाएगी, और श्वसनियों से होती हुई कहाँ पर पहुंच जाएगी, श्वसनिकाओं में। ठीक है, और श्वसनिकाओं के बाद में जो वायु है या O2 है वो कहाँ पहुंच जाएगी, कुपिका वाहिनी में, और कुपिका वाहिनी के द्वारा फिर कहाँ पहुंचेगी, कुपिका या एल्वेओलाई के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये हो गई हमारी जो निःश्वसन की क्रिया है वो संपन्न हुई। इसमें क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है जो हम ग्रहण करते हैं, सबसे पहले नासा छिद्रों के द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है नासा छिद्रों के द्वारा। उसके बाद में ऑक्सीजन निःश्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पहुंचती है, नासा गुहा में पहुंचती है। उसके बाद में नासा गुहा से होती है नासा ग्रसनी में। उसके बाद में नासा ग्रसनी से श्वास नली में, ये श्वास नली है ट्रैकिया। उसके बाद में जो वायु है वो श्वसनियों में प्रवेश कर जाएगी। आपको पता है जो श्वास नली है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है फेफड़ों में जब जाती है, क्योंकि दो फेफड़े होते हैं इसलिए श्वास नली दो भागों में विभाजित होती है। ठीक है, तो दो भागों में विभाजित हो जाएगी तो उस कंडीशन में उनको क्या कहेंगे, श्वसनिया कहेंगे। तो वायु जो है वो श्वास नली से यानी कि यहाँ से यहाँ दो श्वसनियों में विभाजित हो जाएगी, और उन श्वसनियों में आने के बाद जो वायु है वो श्वसनिकाओं में प्रवेश करेगी। ये श्वसनिकाओं की शाखा है। और उसके बाद में वायु कुपिका वाहिनी, ये देखिए ये होती है कुपिका वाहिनी, कुपिका वाहिनी से होकर कुपिका में या एल्वेओलाई के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया आपका निःश्वसन की क्रिया। एल्वेओलाई के अंदर क्या होगा, एल्वेओलाई जो होंगी वो डायरेक्टली रुधिर वाहिकाओं के संपर्क में होती है, तो जो O2 है उसकी सांद्रता एल्वेओलाई में ज्यादा हो जाएगी। उस कंडीशन में रुधिर वाहिनियों में O2 की सांद्रता कम है, तो वायु विसरण की विधि के द्वारा O2 यहाँ पर रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करेगी, और यहाँ से होती हुई वापस से कहाँ आएगी, जो O2 है वो अंदर जाएगी, और CO2 जो है वो रुधिर वाहिनियों से एल्वेओलाई या कुपिका के अंदर प्रवेश कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखियो जो कुपिका होती है, कुपिका से जो वायु है या एल्वेओलाई से जो CO2 है वो बाहर की साइड में वापस आएगी, और उसको हम पढ़ेंगे आगे उच्चवसन की क्रिया के अंदर। ठीक है, तो देखो निःश्वसन क्या होता है, CO2 का श्वसन की क्रिया के द्वारा CO2 को का अंदर लेना या श्वसन की क्रिया के द्वारा O2 या ऑक्सीजन का अंदर लेना, फेफड़ों के अंदर लेना क्या कहलाता है, निःश्वसन या इंस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका निःश्वसन। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड चरण जो है वो है उच्चवसन। ठीक है, वो ऐसे होगा, ये देखिए उच्चवसन में क्या होता है, सेकंड नंबर का होगा हमारा क्या, उच्चवसन या एक्सपिरेशन, इसको कहेंगे उच्चवसन या एक्सपिरेशन। सेकंड नंबर उच्चवसन या इसको कहेंगे एक्सपिरेशन।
एक्सपीरेशन। अब देखिए उच्च वसन या एक्सपीरेशन में क्या होता है कि जो वायु है उसका दाब जो है वो किस में अधिक हो गया, यहाँ पर रुधिर वाहिनियों में CO2 का दाब अधिक हो गया, तो जो वायु है CO2 है वो कुपिकाओं में आएगी। तो जब कुपिकाओं का जो दाब है वो कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कब? जब वायु जो होती है CO2 O2 अंदर चली जाती है और CO2 जो होती है वो इनके अंदर बढ़ जाती है। तो उस टाइम पर CO2 जो होती है वो फेफड़ों के अंदर ज्यादा हो जाती है, इससे रुधिर वाहिनियां जो होती है उनके अंदर बढ़ जाती है। जब CO2 बढ़ जाती है तो उस टाइम पर CO2 की जो सांद्रता है वो अधिक हो जाती है और उस टाइम पर CO2 अधिक सांद्रता से यानी कि यहाँ से वापस इसमें प्रवेश करेगी। तो इसमें प्रवेश कुपिकाओं में प्रवेश करने के बाद में CO2 जो है वो जो श्वसनिकाएं हैं वहां से होती हुई श्वसनियों में आएगी। तो उस कंडीशन में देखो उच्च वसन एक तरह से उच्च वसन वह क्रिया है जिसके द्वारा जो CO2 है उसको बाहर निष्कासित किया जाता है। तो जो निःश्वसन की क्रिया के द्वारा O2 को अंदर लिया जाता है और उच्च वसन की क्रिया के द्वारा CO2 को बाहर शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है। तो देखिए उच्च वसन की क्रिया में क्या होता है कि जो तनुपुट होता है, तनुपुट और इंट्राकोस्टल जो मसल्स होती हैं या अंतरकोष्ठक जो पेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, शिथिल हो जाती है। और शिथिल होने के बाद में जो CO2 है वो रुधिर वाहिकाओं से कुपिकाओं में आती है और कुपिकाओं से जो वायु है वो कहाँ चली जाती है, श्वसनिकाओं के द्वारा श्वसनियों में प्रवेश कर जाती है। उस टाइम पर जो हमारी वक्ष गुहा है उसका आयतन कम हो जाता है, यानी कि वक्ष गुहा जो होती है वो हमारी सिकुड़ जाती है। जैसे ही हम उच्च वसन की क्रिया करते हैं यानी कि CO2 को बाहर निकालते हैं तो CO2 बाहर निकलने के साथ में क्या होता है, हमारी वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंट्राकोस्टल मसल्स होती है वो कैसी हो जाती है, शिथिल हो जाती है। उसके अलावा जो हमारा डायफ्राम होता है वह भी शिथिल हो जाता है और उसके शिथिल होने के साथ ही जो CO2 की मात्रा है वो कुपिकाओं में बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में CO2 जो है वो अंदर से बाहर विसरण की विधि के द्वारा या विसरण के द्वारा जो CO2 है वो बाहर आती है और बाहर आकर वो निष्कासित कर दी जाती है। तो ये हो गया हमारा उच्च वसन या एक्सपीरेशन। अब उच्च वसन या एक्सपीरेशन को हम कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं कि सबसे पहले वायु कहाँ पर होती है, कुपिका के अंदर होती है। कुपिका के अंदर कहाँ से आती है, रुधिर वाहिनियों के अंदर। कुपिका कोश या कुपिका या इसको एल्वोलाई भी कहते हैं। तो कुपिका कोश से वायु जो होती है वो कहाँ पर आती है, CO2 कुपिका वाहिनी के अंदर, कुपिका वाहिनी में। उसके बाद में जो वायु है वो कहाँ आती है, श्वसनिकाओं में आती है। श्वसनिकाओं से होती हुई वायु कहाँ पर प्रवेश करती है, श्वसनियों में। कितनी श्वसनियां होती हैं, 2 श्वसनियों में। या जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर से जो ब्रोंक्यूल से जो CO2 है वो ब्रोंकाई के अंदर जाती है और उसके बाद में श्वसनियों से कहाँ पर जाती है, श्वास नली में या ट्रैकिया में, श्वास नली में। ठीक है। उसके बाद में देखिए जो CO2 है वो श्वास नली से होती हुई ग्रसनी या नासा ग्रसनी के अंदर प्रवेश करती है और उसके बाद में नासा गुहा में होती हुई नासा छिद्रों के द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो देखिए ये हो गई कुपिका कोश हो गए या एल्वोलाई हो गई। एल्वोलाई से कुपिका वाहिनी में, उसके बाद में कुपिका वाहिनियों से श्वसनिकाओं में, श्वसनिकाओं से श्वसनियों में
और श्वसनियों से कहाँ प्रवेश करेगी? श्वसनियों से श्वास नली के अंदर, श्वास नली में, और श्वास नली से नासाग्रस्ती में होती हुई नासा गुहा, और नासा गुहा से नासा छिद्रों द्वारा जो वायु है वो बाहर निकाल दी जाती है, या CO2 जो है वो बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो ये हो गई उच्च वसन की क्रियाविधि। तो उच्च वसन में क्या हुआ कि जो CO2 है उसकी सांद्रता जैसे ही रुधिर वाहिनियों में, आप जानते हो सभी के जो हमारा रुधिर है, ह्यूमन का रुधिर है, वो रुधिर वाहिनियों के अंदर बैठता है। और रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? जो धमनी और शिराएं होती हैं। तो धमनी और शिराओं के अंदर ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, बहता रहता है, और उन्हीं के द्वारा जो ऑक्सीजन है उसका आदान प्रदान होता है। ठीक है ना? ऑक्सीजन को ले जाने और लाने का जो काम है वो कौन करता है? रुधिर वाहिनियां करती हैं। यानी कि नलिकाओं के अंदर, रुधिर वाहिनियों के अंदर रक्त जो है वो, ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है। और सर्कुलेट होने का जो रीजन होता है, जो मेन मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का, पोषक तत्वों का, और उसके अलावा जल का परिवहन करना, जिससे हमारी संपूर्ण बॉडी के हर एक कोशिका को जो ऑक्सीजन है या पोषक तत्व है या जल है वो प्राप्त हो सके, और हमारी जो ग्रोथ है, ह्यूमन ग्रोथ है, वो आगे होती रहे। तो इस तरह से ये क्या हो गया? आपका जो निःश्वसन की क्रिया, उच्च वसन की क्रिया है वो संपन्न हो गई। उच्च वसन की क्रिया में, निःश्वसन में तो क्या हुआ था कि जैसे ही वायु एंटर हुई थी, निःश्वसन में वायु को अंदर लेते हैं, और वो वायु कौन सी होती है? ऑक्सीजन की फॉर्म में होती है। मैक्सिमम तो वायु जो हम लेते हैं, अंदर लेते हैं, वो कैसी होती है? सभी वायु होती है, जिनमें से देखिए जैसे कुछ वायु में कुछ गैसेस होती हैं, वो क्या होती हैं? जितनी ली जाती है उनकी मात्रा उतनी ही बाहर उत्सर्जित की जाती है। ठीक है? जैसे कि नाइट्रोजन है, 78% जो होती है एनवायरमेंट में, उतनी ही बाहर निष्कासित होती है। उसके अलावा देखो जो ऑक्सीजन होती है वो 21 तो अंदर ली जाती है और 70 के करीब बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो ये होती है क्या? वायु की गैसेस होती है, वो कितनी वायु अंदर ली जाती है और कितनी वायु बाहर निकाली जाती है। तो देखो श्वसन की क्रियाविधि जो होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। फर्स्ट हमने बताया कौन सा? निःश्वसन की क्रियाविधि, और सेकंड है उच्च वसन की क्रियाविधि। देखिए निःश्वसन की क्रियाविधि में क्या हुआ कि ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, और उच्च वसन की क्रियाविधि में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निष्कासित कर दी जाती है। ठीक है? निःश्वसन में क्या होता है कि जो इसको एक तरह से डिफरेंसेस के रूप में भी हम लिख सकते हैं कि निःश्वसन और उच्च वसन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है? और उसके अलावा उसको इस तरह से फ्लो चार्ट में भी हम शो कर सकते हैं कि निःश्वसन या उच्च वसन की क्रिया है वो किस तरह से संपन्न होती है। तो निःश्वसन में CO2 अंदर ली जाती है, जबकि उच्च वसन में CO2 बाहर निकाली जाती है। यानी कि निःश्वसन में गैस अंदर ली जाती है और उच्च वसन में गैस बाहर निकाली जाती है। अब निःश्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? वो होती है O2, ऑक्सीजन। जबकि उच्च वसन में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है? वो होती है CO2। निःश्वसन में क्या होता है कि जो अंतरवर्षु पेशियां होती हैं और तनपुट जो होता है वो कैसा हो जाता है? संकुचित हो जाता है। अंतरवर्षु पेशियां जो होती है वो संकुचित हो जाती है, और जो तनपुट होता है वो चपटा हो जाता है। चपटा होकर के एक तरह से संकुचित होकर के चपटा हो जाता है। ठीक है? और उसके अलावा चपटा होने के साथ ही जैसे हम ले रहे हैं, तो जो तनपुट है चपटा होने के साथ ही वक्ष गुहा की तरफ गति करता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है? और उसके अलावा वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर जाती है। ये होता है निःश्वसन। और उच्च वसन में क्या होता है? जबकि जो CO2 है वो अंदर ली जाती है, और उसके साथ ही इंट्राकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती है? शिथिल हो जाती है, और हमारा जो तनपुट या डायफ्राम होता है वह भी शिथिल हो जाता है। उसके साथ ही जैसे ही ये शिथिल होते हैं, हमारी वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, और कम होने की वजह से जो CO2 है वो कुपिकाओं से श्वसनिया और श्वसनिकाओं और श्वास नली के द्वारा श्वास नली में होती हुई जो नासा गुहा है वहां होती हुई और नासा छिद्रों के द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो ये हो गई आपकी श्वसन की क्रियाविधि, जिसके हमने 2 चरण पढ़े, निःश्वसन और उच्च वसन। ठीक है? बाकी का कल पढ़ते हैं।
थैंक यू।